हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे अभी वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले वेक्टर एंड स्केलर आपने कभी नाम सुने होंगे 10th स्टैंडर्ड तक, जिसमें आपने सुना होगा वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आते हैं और स्केलर्स के अंदर सिर्फ उसकी वैल्यू मीन्स उसका मैग्नीट्यूड होता है। यह आपने सुना होगा वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे, मैं आपको पूरा वेक्टर एक्सप्लेन करूँगा। तो वेक्टर्स के अंदर देखो, वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, कुछ डायरेक्शन भी होगी, लेकिन वेक्टर हम इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ वो लॉज ऑफ वेक्टर एल्जिब्रा को भी फॉलो करेगा, उसको हम वेक्टर बोलेंगे। मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट, कोई एक लड़का यहाँ पे है ए पॉइंट पे कोई एक लड़का है, वो यहाँ से जाएगा बी पॉइंट पे जाएगा। ए पॉइंट से वो लड़का बी पॉइंट तक जाएगा। उसने रास्ता सिलेक्ट किया है, ये रास्ता सिलेक्ट किया। ये रास्ते पे वो चल के ए टू बी जाएगा। लेकिन आप सभी को मालूम है, जब वो ए टू बी चल के जाएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट तो इसको बोला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वो जाएगा ये रास्ते पे, लेकिन वो लड़के का डिस्प्लेसमेंट होगा ये ब्लू कलर की जो लाइन आप देख रहे हो, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, डिस्प्लेसमेंट की लाइन, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा रही है। तो ये लाइन की कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ मैग्नीट्यूड होगा इसका। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, उसकी कुछ अपनी वैल्यू है। मान लो ए टू बी वो 10 किलोमीटर गया, तो ये लाइन की कुछ लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड होता है। फिर डायरेक्शन की बात करेंगे, तो ये मान लो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में वो लड़का जा रहा है, तो हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो इसकी हम डायरेक्शन बता सकते हैं। और डायरेक्शन जो क्वांटिटी है वो लॉज ऑफ वेक्टर एल्जिब्रा को भी फॉलो करनी चाहिए, जो हम बाद में सीखने वाले हैं। कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जो जिसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन वो लॉज ऑफ वेक्टर एल्जिब्रा को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि करंट, मान लो यहाँ पे कोई एक वायर मैंने ड्रॉ किया, ये वायर है। ये वायर यहाँ पे पॉजिटिव एंड है बैटरी का, यहाँ पे नेगेटिव एंड है, और ये वायर है, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया और ये वायर फिर से यहाँ पे आ गया। तो करंट निकलेगा पॉजिटिव में से, जो रेजिस्टेंस आर में से जाएगा और नेगेटिव एंड में चला जाएगा, करंट आई। तो ये करंट का कुछ मैग्नीट्यूड होता है, मान लो 5 एम्पियर। तो ये करंट की कुछ वैल्यू है, देखो कितनी है वैल्यू, 5 एम्पियर। इसकी डायरेक्शन भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, लेकिन ये करंट लॉज ऑफ वेक्टर एल्जिब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट हम वेक्टर नहीं ले सकते। करंट हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले सकते, इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर क्वांटिटी में आपने शायद ऐसा सुना होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो ही वेक्टर है, तो ऐसा नहीं होता है। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वो लॉज ऑफ वेक्टर एल्जिब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपको एग्जाम में पूछ ले करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप सोचोगे करंट की वैल्यू होती है, हाँ होती है। करंट की कुछ मैग्नीट्यूड होती है। करंट की डायरेक्शन, हाँ वो भी होती है। तो चलो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही है, तो क्या हम करंट को वेक्टर बोल दे? नहीं, हम करंट को वेक्टर नहीं बोल सकते हैं।
समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम करंट को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसी चीज़ है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर बोलेंगे, उसी तरह से वेलोसिटी को हम वेक्टर बोलेंगे, उसी तरह से एक्सिलरेशन हो, मोमेंटम हो, फोर्स, इम्पल्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत सारी क्वांटिटी आएगी फिजिक्स में, वो सभी को हम वेक्टर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये सभी को हम वेक्टर बोलेंगे। और स्केलर के अंदर क्या होता है? स्केलर के अंदर उसकी वैल्यू होती है। मान लो मास की हम बात करेंगे। कोई एक पर्सन जमीन पे खड़ा है, मान लो, इसका मास 50 kg है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं बोलोगे इसका ईस्ट डायरेक्शन में मास 50 kg है, इसका वेस्ट डायरेक्शन में मास, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा आप नहीं बोलोगे। आप सिर्फ क्या बोलोगे? इसका मास 50 kg है, फिनिश। तो ये हुई स्केलर क्वांटिटी। फिर टेम्परेचर की बात होगी। टेम्परेचर की बात, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है, एक पूरा रूम है, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये रूम में ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री है, नॉर्थ डायरेक्शन में 30 डिग्री है। तो हम डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ क्या बोलेंगे? रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जो क्वांटिटी के अंदर जनरली मैग्नीट्यूड की बात होती है, वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी बोली जाएगी। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, और वो क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करनी चाहिए। तो वो सभी वेक्टर्स हुए, मैंने एग्जांपल दिए आपको। समझ में आ रहा है? जनरली वेक्टर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, वेक्टर्स को ड्रॉ करने का तरीका ये है। मान लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ये वेक्टर, ये उसकी टेल, ये उसका हेड। समझ में आ रहा है? ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ये उसकी टेल, ये उसका हेड, इस तरह से, ये उसकी टेल, ये उसका हेड। ये सभी क्या है बच्चों? वेक्टर मैंने ड्रॉ किए। वेक्टर में टेल होती है, हेड होता है। दूसरा, इसको कैसे लिखते हैं? देखो, वेक्टर को लिखने का तरीका, वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? मान लो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को v लिखा और ऊपर साइन की इस तरह की, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। एक्सिलरेशन को a लिखा, आपने एक्सिलरेशन को a लिखा और ऊपर साइन कर दी इस तरह की, ये एक्सिलरेशन वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है? उसी तरह से मान लो डिस्प्लेसमेंट, आपने x लिखा और ऊपर ये साइन कर दी, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेक्टर को अगर इस तरह से सिंबल में लिखना है तो राइट हैंड साइड इस तरह से एरो होगा। समझ में आ रहा है? या तो इसको डार्क लेटर में लिखा जाता है, डार्क, कोई रेफरेंस बुक में डार्क बोल्ड लेटर में v लिखेंगे, तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ? ये वेक्टर है। या तो एक्सेलरेशन, ये a को बोल्ड लेटर में थोड़ा डार्क हाईलाइट करेंगे इसको, तो ये हो गया वेक्टर। या तो इसको x, इसको थोड़ा डार्क बोल्ड बना देंगे इस तरह से, तो ये हो गया वेक्टर x। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वेक्टर को सिंबल में लिखने का यहाँ पे तरीका है। तो v वेक्टर, एक्सीलरेशन का a वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का x वेक्टर, इस तरह से हम वेक्टर को लिखते हैं। और ये जो वेक्टर्स है उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये क्या है वो बाद में हम पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, उसको भी ये फॉलो करेंगे। उसको ड्रॉ इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये वेक्टर्स को मैंने ड्रॉ किया है, देखो उसमें ये टेल होती है, ये हेड होता है। समझ में आ रहा है? और स्केलर क्वांटिटीज में जनरली क्या होता है? मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में जनरली हमें कोई डायरेक्शन ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो स्केलर क्वांटिटी भी बहुत सारी है और वेक्टर क्वांटिटीज भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। आप सोचोगे सर इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? यहाँ पे वेक्टर्स की हम कहाँ पे हम हेल्प लेंगे वेक्टर्स की? मैं एक आपको एग्जांपल बता दूँ।
मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, चलो हम कहाँ पे इसकी हेल्प ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे इस तरह से ये एक मैप है, मान लो कश्मीर का मैप है, ये कश्मीर का मैप है मान लो, और कोई आर्मी की टीम यहाँ से, आर्मी की टीम यहाँ से चल के गई है यहाँ तक चल के गई है, ए टू बी, ए से बी मूव हुई है, आर्मी की टीम ए से बी मूव हुई, इस तरह से ये रास्ते पे चलते हुए ए टू बी मूव हुई, और बी के पास वो उसको कुछ हेल्प चाहिए, तो उसने अर्जेंट कॉल किया अपने बेस कैंप पे। तो जब वो अपना लोकेशन बताएंगे तो यहाँ से ए से हेलीकॉप्टर जो निकलेंगे वो ये रास्ते के ऊपर नहीं उड़ेंगे, ये हेलीकॉप्टर्स तो डायरेक्ट ए टू बी इस तरह से उड़ के जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मान लो ए टू बी, मैंने आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दी कि ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसकी वैल्यू को मैग्नीट्यूड बताते हैं, इस तरह से लिखते हैं, मीन्स ए टू बी लेंथ मान लो वो है 500 किलोमीटर, मैं इस तरह से लिखूंगा ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू 500 किलोमीटर है, उसका मैग्नीट्यूड 500 किलोमीटर है, और वो ईस्ट डायरेक्शन के साथ 120 का एंगल बना रही है। समझ में आ रहा है? ईस्ट डायरेक्शन के साथ 120 का एंगल बना रहा है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो तुरंत ही यहाँ से हेलीकॉप्टर निकलेगा, वो बी के पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर को ईस्ट डायरेक्शन के साथ 120 का एंगल बने वही डायरेक्शन में उड़ना है। कब तक उड़ना है? 500 किलोमीटर तक उड़ के जाना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ए टू बी वेक्टर ये क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ए टू बी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 500 किलोमीटर और साथ में उसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ती है कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी 120 डिग्री विथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन भी साथ में लिखनी पड़ती है। तो वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन भी अगर साथ में लिखी जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। मान लो कोई चोर आपके सामने से भाग के गया, पुलिस ने आके आपको पूछा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। आप बोलोगे सर उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है। आप इस तरह से बोलोगे। समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे? एक मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू बोलोगे और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बोलोगे। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू और साथ में डायरेक्शन भी बोली जाएगी। तो ये हो गया वेक्टर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखा जाएगा v के ऊपर इस तरह से सिंबल, या तो डिस्प्लेसमेंट हो तो x के ऊपर सिंबल। ये वेक्टर लिखने का तरीका है। और उसकी वैल्यू अगर लिखनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आप इस तरह से लिखोगे। ये मैग्नीट्यूड बताएगा, उसकी सिर्फ वैल्यू बताएगा। यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू बताएगा। अब आप साथ में डायरेक्शन नहीं लिखोगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, उसकी वैल्यू लिखोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुआ वेलोसिटी वेक्टर और ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू लिखी जाती है। समझ में आ रहा है? मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है 50 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो जब मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड, तब मैं सिर्फ लिखूंगा 50 मीटर, तब डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, उसकी सिर्फ वैल्यू ही लिखूंगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल आपको दिए हैं। ये ए टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, 500 किलोमीटर उसकी वैल्यू हुई,
और साथ में उसकी डायरेक्शन जो भी होगी वो भी यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इस तरह से वेक्टर को हम आगे पढ़ रहे हैं। देखो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या है, मैं फिर से बताऊं। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे मैंने आपको बताया, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स। कोई भी आपको पूछ ले वेक्टर्स क्या है, तो द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स। समझ में आ रहा है, वो सभी वेक्टर्स है जो ये तीनों को फॉलो करते हैं। उसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सभी वेक्टर्स के एग्जाम्पल है। वेक्टर्स को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये उसकी टेल, ये उसका हेड हुआ। लिखने का तरीका ये, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो उसका सिंबल लिखो, ऊपर एरो कर दो, सिंबल लिखो, ऊपर एरो कर दो। ये वेक्टर दिखाने का तरीका है, या तो उसको बोल्ड लेटर में लिखो, वेक्टर का ये तरीका है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बताया। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो सभी स्केलर है। समझ में आ रहा है, जैसे कि मास, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन कहीं हेल्प नहीं आती इसमें। फिर टेम्परेचर, फिर करंट, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आप बताओगे 5 एम्पियर। कभी भी आप करंट की डायरेक्शन नहीं बोलते हो। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने जनरली आज तक ये सभी क्वांटिटी का नाम सुना होगा, लेकिन कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर, वो हम नहीं जानते थे। चलो अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप होते हैं, देखो वेक्टर के टाइप्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला टाइप इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स दो कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर कोई दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और सेम डायरेक्शन के हैं, उसको इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, वेक्टर ए, और यही डायरेक्शन में है दूसरा वेक्टर बी। देखो दोनों की लेंथ सेम है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन सेम और उसकी लेंथ भी सेम। तो इक्वल मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी लेंथ मीन्स ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इक्वल मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो ऐसे वेक्टर्स को आप बोलोगे इक्वल वेक्टर्स। फिनिश्ड, और कुछ भी नहीं सोचना है आपको। मान लो 50 वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिए, सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन के, तो वो सभी इक्वल वेक्टर्स माने जाएंगे। फिर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर में एक ही कंडीशन होती है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मीनिंग, मान लो यहाँ पे ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो आपने यहाँ पे देखा मैंने वैल्यू का कुछ नहीं बोला है, छोटा बड़ा कोई हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ एक ही कंडीशन होती है, सेम डायरेक्शन। वैल्यू का मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैग्नीट्यूड का मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो कोई भी मैग्नीट्यूड हो, इसका 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, कोई भी मैग्नीट्यूड चलेगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सिर्फ सेम होती है, वैल्यू कुछ भी हो, मीन्स मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। समझ में आ रहा है। तीसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम कैसे बताएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखो यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड या वैल्यू का कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक कंडीशन। तो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे मान लो ये ए और ये मान लो बी, तो इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आप देख लो यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या देखा आपने, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे एक जा रहा है,
ईस्ट साइड, दूसरा जा रहा है वेस्ट साइड, तो ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोई डाउट इसके अंदर? चलो अब फोर्थ आएगा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मीनिंग, अगर कोई इस तरह के वेक्टर जिसके बीच का एंगल 0 या तो 180 डिग्री हो, समझ में आ रहा है, वो कोलिनियर वेक्टर होगा। मान लो यहां पे मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और यहां पे ही है वेक्टर बी, उसके ऊपर ही लिया मैंने वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक दूसरे के बीच का एंगल क्या है? 0 है। तो विच एक्ट अलोंग सेम लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वो दोनों एक ही लाइन पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच में 0 एंगल है, या तो 180 में क्या करोगे, यहाँ से वेक्टर ए निकाला, यहाँ से वेक्टर ए निकाला और उसके अपोजिट ये वेक्टर बी ले गए, तो यहाँ पे एंगल क्या बना, दोनों के बीच में एंगल बना 180। लेकिन ए और बी है तो एक ही लाइन पे, यहाँ भी ए और बी है तो एक ही लाइन पे, तो जो एक ही लाइन में होते हैं वो सभी को आप क्या बोलते हो? कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? तो कोलिनियर वेक्टर्स में दोनों के बीच का एंगल 0 हो या तो 180 डिग्री हो। तो ये देखो ए बी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर वेक्टर है। फिर आएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मीनिंग जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो ऐसा वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो ऐसा वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है, नॉट नोन टू अस, मीन्स वो हमें पता, आप उसको बता नहीं सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जीरो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? मान लो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आंसर आएगा जीरो वेक्टर। ए में से ए वेक्टर माइनस हो गया तो आंसर आएगा जीरो वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो अब वो जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू 0 होती है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुए वेक्टर के 5 टाइप्स। उसके बाद आएगा यूनिट वेक्टर, उसके बाद आएगा यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मीनिंग, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। मान लो यहाँ पे मैंने एक लिखा है ए वेक्टर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वेक्टर, ए वेक्टर में मैंने लिखा है 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, ये लिखा मैंने ए 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। अब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। ए क्या? यूनिट वेक्टर, जिसको मैं लिखूंगा ए और इस तरह का सिंबल होगा जिसको ए कैप बोला जाएगा, ए कैप। ये है ए का यूनिट वेक्टर, ए कैप। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर में ए वेक्टर लिखूंगा, नीचे उसका ए का मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो ए वेक्टर को आप क्या बुलाते हो? ए वेक्टर को 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 मीटर। आप क्या लिखते हो? ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने आगे ही बताया, मैग्नीट्यूड में साथ में डायरेक्शन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे नीचे मैं लिखूंगा 5 मीटर, डायरेक्शन नहीं लिखूंगा। तो अब आंसर क्या आएगा बताओ? ऊपर 5 मीटर नीचे 5 मीटर तो 1, आंसर आएगा 1। ऊपर 5 मीटर नीचे 5 मीटर कट हो गया, आंसर आया 1। 1 इन एक्स डायरेक्शन मीन्स एक स्टेप आप चलोगे एक्स डायरेक्शन में, यूनिट स्टेप, 1 स्टेप चलोगे एक्स डायरेक्शन में, तो 1 को आप क्या बोलते हो? यूनिट। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बहुत इजी है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, कोई आपको पूछे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ भाई,
तो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हो, ए के ऊपर ये कैप, ये ए कैप यूनिट वेक्टर दिखाता है। फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, बहुत ही इजी। ए वेक्टर डिवाइड बाय उसकी वैल्यू, सिर्फ ए वेक्टर ऊपर वेक्टर और नीचे सिर्फ वैल्यू। 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, ए वेक्टर को हम पूरा क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी लिखी जाएगी, वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी लिखी जाएगी, नीचे सिर्फ वैल्यू लिखी जाएगी, वैल्यू कट होके 1 हो जाएगा और पीछे डायरेक्शन बचेगी। समझ में आ रहा है। उसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, दूसरा एक एग्जाम्पल दूं। मान लो मैं यहाँ पे आपको बताऊं बी वेक्टर के बारे में। बी वेक्टर, चलो बी वेक्टर में होगा 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, और बी का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों सिर्फ 10 मीटर। बी का मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ 10 मीटर। तो कोई आपको पूछे बी कैप क्या है, बी कैप को आप बोलोगे यूनिट वेक्टर इन बी डायरेक्शन। ये बी कैप क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर लिखोगे बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बी वेक्टर में क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी और डायरेक्शन भी लिखोगे। 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन डिवाइड बाय सिर्फ वैल्यू 10 मीटर, नीचे लिखोगे 10 मीटर। तो 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन डिवाइड बाय 10, आंसर आएगा 1 इन नॉर्थ डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। तो ये बी कैप की वैल्यू होगी 1 और डायरेक्शन दिखाएगा वो नॉर्थ की। तो यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो एक होती है 1, और वो ऑलवेज डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं। कोई आपको पूछे कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मेन फंक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, तो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो याद रखना बच्चों, यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसकी वैल्यू तो यूनिट मीन्स 1 होती है, लेकिन डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं। तो एक एग्जांपल दूं आपको, एक्स एक्सिस ये साइड हम ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोला जाता है आई कैप। क्या बोला जाता है, आई कैप मीन्स अगर एक एक्स एक्सिस में आप 1 यूनिट मीटर 1 मीटर या तो 1 स्टेप आप चलोगे तो आप क्या बोलोगे, 1 इन एक्स एक्सिस, तो उसको बोला जाता है आई कैप। आई कैप क्या है, कोई आपको पूछे आई कैप क्या है, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है, आप क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर। उसी तरह से जब वाई एक्सिस की बात होगी, वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा, उसको बोला जाता है जे कैप। क्या बोला जाता है, जे कैप। कोई भी आपको पूछे जे कैप क्या दिखाता है, तो जे कैप की वैल्यू तो 1 ही होगी, जैसे आई कैप की वैल्यू 1 थी। सभी यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सभी यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 ही होगी। आई कैप की वैल्यू भी 1, जे कैप की वैल्यू भी 1, सभी की वैल्यू तो 1, लेकिन वो डायरेक्शन अलग अलग दिखाते हैं। जैसे कि आई कैप कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, एक्स एक्सिस की, जे कैप कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, वाई एक्सिस की। उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं लिखूँ जेड एक्सिस में लिखूँ, तो ये जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोला जाएगा के कैप। तो आई कैप का मीनिंग क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन। जे कैप का मीनिंग होगा यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। के कैप का मीनिंग होगा यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूँ, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको,
इसका एग्जांपल दे रहा हूं, मैं लिखूं अगर 5i कैप, तो इसका मीनिंग क्या होगा पता है आपको? 5 स्टेप 1 2 3 4 5 5 स्टेप आपको चल के जाना है। कहां पे? एक्स एक्सिस में। तो इसको मैं बोलूंगा 5i कैप। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक स्टेप हुआ 1 मीटर, मान लो 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ये 5 मीटर। तो 5i कैप का मीनिंग क्या होगा बच्चों? आपको 5 स्टेप 5 यूनिट चल के जाना है एक्स एक्सिस में। मान लो मैंने लिखा यहां पे 3j कैप, तो इसका मीनिंग होगा 1 2 3 कैप मीन्स वाई एक्सिस में आपको 3 स्टेप चल के जाना है। 3 स्टेप चल के जाना है वाई एक्सिस में। मान लो मैं लिखूंगा यहां पे 4k कैप, तो आपको z एक्सिस में 1 2 3 4 आपको z एक्सिस पेज के बाहर निकलती है, लेकिन हम यहाँ 3 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया, वरना z एक्सिस कैसे पेज के बाहर निकलेगी। समझ में आ रहा है? z एक्सिस पेज के बाहर निकलेगी, x एक्सिस राइट हैंड साइड है, y एक्सिस ऊपर की साइड है, तो z एक्सिस पेज के बाहर निकलती है। तो z एक्सिस में 4 स्टेप आप चलोगे तो उसको आप बोलोगे 4k कैप। ये समझ में आ गया? तो ये i j और k उसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है? कोई भी आपको पूछे कोई ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का एग्जांपल बताओ, तो वो है i j k। ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल करते हैं। देखना है तो देख लो, i का j के साथ 90 डिग्री, फिर j का k के साथ 90 डिग्री, k का i के साथ 90 डिग्री। ये क्या है? 3 एक्सिस है, x y z 3 एक्सिस। ये सभी यूनिट वेक्टर को बोलोगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये समझ में आ गया बच्चों? यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन होगा और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड कट हो जाएगा, 1 मिलेगा, साथ में डायरेक्शन आप साइड में पीछे लिखोगे, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर के बारे में बहुत सारा और आगे पढ़ना है। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर का एक टाइप यूनिट वेक्टर भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद टाइप आएगा पोलर वेक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे टाइप आएगा पोलर वेक्टर्स। अब ये पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? दिस हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। पोलर वेक्टर में क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक पोल होता है। मान लो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे ये x y z है, मान लो यहाँ पे है x y z 3 एक्सिस, फिर ये क्या है? 0 0 0 एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से मैं निकला और मैं यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से निकल के ओरिजिन 0 0 0 से निकल के मैं यहाँ तक पहुँचा, ए पॉइंट के पास पहुँचा। तो ये ओ से निकला, ये ओरिजिन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं यहाँ से निकला और ए पॉइंट के पास पहुँचा, जिसका नाम मैंने रख दिया है आर वेक्टर। क्या रख दिया है? आर वेक्टर। तो ये आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पोल है, यहाँ से मैं निकला, यहाँ तक पहुँचा। तो पोलर वेक्टर्स का मीनिंग दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइक डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से मैं ए तक गया, ये पोलर वेक्टर का एक एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? ये है पोलर वेक्टर का एक एग्जाम्पल। उस तरह के फिर उसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मीनिंग एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर्स आप ड्रॉ करोगे वो सभी कोप्लेनर है। मान लो ये जो पेज है ना, ये पेज में मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, यहाँ पे बी ड्रॉ किया, यहाँ पे सी ड्रॉ किया। अब देखोगे ए बी सी, यहाँ पे डी ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ किए ए बी सी डी, लेकिन सभी ये पेज के अंदर ही है।
तो पेज क्या है, ये मैंने जो लिख रहा हूं, ये पेज एक प्लेन है। तो जो भी वेक्टर्स एक ही प्लेन में होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ में आ रहा है, वो सभी क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहाँ पे जैसे पोलर वेक्टर, मैंने पहले क्या बताया था, पोलर वेक्टर मीन्स वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहां से आप निकले, यहां से आप ये साइड ए के पास गए, यहां से आप बी के पास गए, यहां से आप सी के पास गए, तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट में से ही निकल रहा है, तो वो सभी को आप क्या बोलोगे, पोलर वेक्टर्स। समझ में आ रहा है। उसी तरह से कोप्लेनर वेक्टर्स मीन्स एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हो वो सभी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है बच्चों, जैसा नाम वैसे ही देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है और मैंने ड्रॉ करके भी आपको समझाया हुआ है। फिर नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर्स का मीनिंग उसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको नेगेटिव वेक्टर्स बोला जाता है। मान लो यहां पे ए ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। सेम इस तरह का ही एक वेक्टर मैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दूं, अपोजिट डायरेक्शन में सेम, उसकी लेंथ सेम है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो गया -a, नेगेटिव वेक्टर। समझ में आ रहा है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, ए जो भी डायरेक्शन में जा रहा है -a उतनी ही वैल्यू, उतनी ही लेंथ का वेक्टर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर। ए का नेगेटिव वेक्टर -a है। समझ में आ रहा है। तो ये हुआ नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखे। इसके अंदर कोई भी डाउट्स है तो मुझे क्लासरूम में आप पूछोगे कल, जो भी डाउट्स है। यहां पे देखो, एक बार नहीं समझने में अगर ये आया तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो। ऑलमोस्ट ये लेवल पे, आपकी ये एज के ये लेवल पे ये बहुत इजी है, आपको ऑलमोस्ट समझ में तो आ ही जाएगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो मुझे क्लासरूम में आप पूछोगे। ओके, बाय, टेक केयर स्टूडेंट।